बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मालाकंड में तहरीके इंसाफ के पावर शो के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसे से खिताब में कहा, मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, माफ़ कर दूंगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लोगों का पैसा देकर हुकूमत बचाने से बेहतर है हुकूमत चली जाए। डाकू ने इकट्ठे होकर हमारे MNAs की ज़मीर की कीमत लगा दी। इस वक्त लोटे नहीं ज़मीर के सौदे हो रहे हैं। ज़मीर के सौदे को जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। खुलेआम सिंध हाउस में MNAs को पैसे दिए जा रहे हैं। फजलुर रहमान को डीजल का खिताब नून लीग ने दिया था। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। इन डाकुओं ने जमा होके, इकट्ठे होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे MNAs उनके जमीर की कीमत लगा दी है। सो ये जो हो रहे हैं इस वक्त, ये लोटे नहीं हो रहे, ये अपने जमीर के सौदे कर रहे हैं और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। खुलेआम सिंध हाउस के अंदर बंद करके MNAs को बोरियां पैसे की आए, जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खड़े हों सच और हक और अच्छाई के साथ। फजल रहमान, आपको डीजल का खिताब तो नून लीग ने दिया था। थ्री स्टूडेंट्स 35 साल से मुल्क में चोरी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ में बूट पॉलिश करने की सलाहियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ जहां बूट देखता है फौरन पॉलिश शुरू कर देता है। ये मुल्क के साथ वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। छांगा मांगा के दिन चले गए, लोगों ने आपको माफ नहीं करना, आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो थ्री स्टूडेंट्स हैं, इनकी शक्लें जानते हैं 35 सालों से। ये 35 सालों से चोरी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है। ये वो करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। ये छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 25 मार्च को असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक इजलास जुमा की सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को क्यों बुलाया गया? स्पीकर असद कैसर ने वजाहत कर दी। कहा, OIC इजलास की वजह से कौमी असम्बली हॉल 22 और 23 मार्च को वजारती खारजा के पास है। दूसरी जगह इजलास के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सैनेट सेक्रेटेरिएट से हॉल की दरख्वास्त की थी, लेकिन सैनेट सेक्रेटेरिएट ने तज़ीनो आराइश के बायस हॉल फ्राहम करने से माजरत कर ली। स्पीकर असद कैसर ने बताया कि CDA और ज़िला इंतजामिया से भी कौमी असम्बली इजलास के लिए हॉल फ्राहम करने की दरख्वास्त की गई, ताहम मुनासिब मकाम दस्तयाब ना हो सका। कोई दूसरी सूरत ना होने के बायस इजलास 25 मार्च को तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि रिक्वेजिशन देने के 14 रोज के अंदर अंदर असम्बली का इजलास होना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादाना काम नहीं कर रहे। नैयर बुखारी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के फैसले तक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। मुत्तहिदा अपोजिशन से गुजारिश है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाएं। 14 दिन के अंदर नेशनल असेंबली को ऑन रिक्वेजिशन 1/4 मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे उसको मिलना, उसको इजलास होना चाहिए था, और फिर स्पीकर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा। तो इसलिए हम समझते हैं कि पहली बुनियादी बात जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई वो स्पीकर ने की कि आर्टिकल 54 को उसने वायलेट किया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। फिर से आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहजाद अकबर नामी आदमी वो आज कहाँ है? उसके असासे क्या हैं? क्या उसने शुगर मिलों से जाकर पैसे हासिल नहीं किए? इन बातों का जवाब
इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो आज अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाएं। जलसे जब एक वज़ीर-ए-आज़म जलसों पे आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं कि कोई और दलील जब ना रहे, जब आप हुकूमत ना चला सकें, पार्लियामान के अंदर मुकाबला ना कर सकें, तो फिर आप जलसों की तरफ भागते हैं और वहाँ पर ऊट पटांग बातें करके जो ना किसी सियासी लीडर को जेब देती हैं, न मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जेब देती हैं, करके चंद सस्ती शोहरत से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो इस हुकूमत की करप्शन है, जो नाअहली है, ये पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है और इसका जवाब अदम एतमाद में है। इसका जवाब अवाम से एक नई मैंडेट लेने में है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे मुल्क तरक्की कर सकेगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में जो सियासी अमल है, जो जमहूरी अमल है, जो पार्लियामान का अमल है, ये आइन के मुताबिक हो। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है। आप गालियां निकाल सकते हैं किसी को, आप लोगों की हद तक कर सकते हैं, आप इल्जामात लगा सकते हैं। 4 साल आप लगाते रहे। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, उसकी क़यादत पर एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम आज तक 4 साल में इमरान खान ना लगा सका। हमने बारहा चैलेंज किया है। आज भी तुम्हारे पास 4 दिन हैं, आज भी कोई इल्ज़ाम लगा के दिखा दो कि हमारी हुकूमत में कौन सी करप्शन हुई है। तुम्हारे इल्ज़ामात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो ख़त्म ना होने को आएगी। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क में कि एहतसाब का हकीकी अमल क्या होता है, और जिन लोगों ने अवाम से धोखा किया है, इस मुल्क को लूटा है, इंशाल्लाह उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। लोग देखते हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात आज क्या है। आज वाज करने से, लोगों को गालियां निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। आज वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, इस सियासी अमल की ज़रूरत है, आइन की ज़रूरत है कि मुल्क के निज़ाम की बेहतरी अवाम के हाथ में है, अवाम के नुमाइंदों के हाथ में है, और इसमें जो मुदाखलत करेगा वो अवाम से गद्दारी करेगा, और उसका जवाब इंशाअल्लाह उसको देना पड़ेगा। ये कंटेनर की सियासत का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप बदकिस्मती से चोरी शुदा इलेक्शन में मुल्क के हुक्मरान तो बन गए, लेकिन कंटेनर से ना उतर सके। और आज जिस मुश्किल में मुल्क है, जिस मुश्किल में इस मुल्क की अवाम है, उसका जवाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम सबसे पहले कौमी असम्बली में आपको अदम एतमाद की सूरत में देंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन में आपको उसका जवाब देंगे। देखिए थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। देखिए ये हुकूमत जो है अपनी नाकामी को देखकर अब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है, और पूरे मुल्क के अंदर वजीर आजम साहब इस्लाम का नाम अपनी गंदी सियासत को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ इस्लाम का एक बड़ा मुकद्दस फरीजा है। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप चीनी माफियाज के जरिए अरबों रुपए गरीबों के लूटें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप आटे की स्मगलिंग से गरीबों के मुंह से आटा और रोटी छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप गरीब आदमी को मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई देकर उससे उसके जीने का हक छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप नौजवान से बदतरीन बेरोजगारी दे के इज्जत के साथ जीने का हक छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तारीखी और बदतरीन गुर्बत की सुनामी अवाम पर तोड़ दें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप मीडिया का गला घोंटें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप आइन को
पामाल करें और कौमी असेंबली को अपनी जाती जगीर बनाएं। अमर बिल मारूफ का यह मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपने जूती की नोक पे रखें। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं है कि आप बदअहदी करें, आप झूठ बोलें, आप इमानत में खयानत करें और आप गाली गलोच करें। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं है कि आप अपने मुल्क को अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से बदतरीन कर्जों के बोझ के अंदर जकड़ के उसकी खुद मुख्तारी दांव पे लगा दें। ये दीन का एक बड़ा मुकद्दस फरीजा है। इमरान नियाजी साहब, अपनी नाकामियों को, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए मुसलमानों के अकीदों से ना खेलो। हम सब मुसलमान हैं और तुम कोई हमसे बड़े मुसलमान नहीं हो। अपनी कारकर्दगी की बात करो। आओ आके कौम को बताओ कि तुमने महंगाई में कितनी कमी की है। कौम को बताओ तुमने कितना रोजगार दिया है। कौम को बताओ कि सबके सामने मोदी कश्मीर को उचक के कैसे ले गया और तुम खामोश तमाशाई बने रह गए। कौम को ये बताओ कि तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की दर्जे बंदी तुम्हारी हुकूमत को क्यों मिली है। ये तहरीक अदम एतमाद इस बारे में है, ये तुम्हारी नाअहली के बारे में है, तुम्हारी नालायकी के बारे में है, तुम्हारी नाकामियों के बारे में है। इसका ना अमर बिल मारूफ से कोई ताल्लुक है, ना इसका नहीं अनिल मुनकर से कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक है कि एक ऐसे शख्स को जिसने झूठे वादे किए, कौम को गुमराह किया, मुल्क के अंदर फसाद पैदा किया, जब उसकी नाकामी खुलकर आ गई तो उसको वोटों के जरिए, जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो। घबराना नहीं है, सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। बताइए जी, और वो ढका छुपा नहीं है। आपने हमेशा वोट की इज्जत की बात की, लेकिन जो सिंध हाउस में हुआ, आप समझते हैं वो वोट की इज्जत है? सिंध हाउस में क्या हुआ? सिंध हाउस में हमला किया गया, ये हुआ है सिंध हाउस में। कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, कुछ होटलों में रहते हैं, कुछ सिंध हाउस में रहते हैं, कुछ पंजाब हाउस में रहते हैं। ये उनकी रहने की जगह है, उसमें क्या मुश्किल है? जलील शेखपुरी वाला मंजर तो याद है पूरी कौम को, पंजाब असेंबली में जो हुआ था, जो लोटे उनके सर पे रखे गए थे। ये बात तो वही पूछ रहे हैं जी। बात उसमें फर्क है, वो लोग ऑपोजिशन छोड़कर इक्तदार में जा रहे थे मुफाद के लिए। यहां पर लोग इक्तदार को छोड़कर ऑपोजिशन के साथ अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं, उस शख्स से निजात के लिए जिसको उन्होंने वोट देकर बनाया था, और उस अमल के लिए वो अपनी सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये बड़ा फर्क है। इसीलिए अदम एतमाद का निज़ाम जो है वो आइन में रखा गया है कि जब हुकूमत के मेंबरान ये महसूस करें कि हमारी हुकूमत नालायक है, नाकाम है, करप्ट है, अवाम को तकलीफ दे, उसे निजात हासिल कर सके। शायद साहब ये बताइए, एक तो कुछ इदारों के खिलाफ पीटे, ट्रोल्स ने बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है कौमी इदारों के ऊपर, और इतनी शिद्दत से मुहिम चलाई जा रही है कि जूते मारेंगे, घसीटेंगे। एक तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सर ये बता दें कि स्पीकर ने अपने जो आज आर्डर जारी किया उसमें कहा है कि चूंकि OIC कॉन्फ्रेंस है, तो सर OIC कॉन्फ्रेंस तो 14वें-15वें दिन जाके है, उससे पहले तो 14 दिन में तो ये किसी वक्त भी बुला सकते थे, दूसरे दिन बुला सकते थे, तीसरे दिन बुला सकते थे। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो आइन की, उसको तो आइन नहीं रोक रहा था। देखिए, स्पीकर का जो अमल है मुकम्मल बदनीयती पे मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर पहले दिन से जानिबदार था, आज भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इज्जत की परवाह नहीं है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, असेंबली के वकार की परवाह नहीं है, लेकिन आइन की परवाह तो कर लें। आइन, कानून, असेंबली के रूल और रवायात देख लें, उसकी पासदारी करें, वरना ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगा। और पहला हिस्सा सर, कौन सा? पहला वो इदारों के खिलाफ जो मुहिम, इदारों के खिलाफ मुहिम जो सोशल मीडिया पर चलती है, इदारे खुद उसका जवाब दे देंगे। लेकिन ये PTI की रवायत रही है, जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरों को गालियां निकालता हो,
ان کی حد تک کرتا ہو, الزامات لگاتا ہو, دھمکیاں دیتا ہو, تو اس کے پیروکار بھی وہی کام کریں گے. تو اب وہ کسی کا نہ احترام اس جماعت کے اندر ہے, کیونکہ وہ اپنے وزیر اعظم کا پیچھا کرتے ہیں. تو یہ گالیاں وہ دیتے رہیں گے, لیکن جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام پہ عیاں ہو چکی ہے. اطلاعات ہیں کہ نواز شریف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتے ہی پاکستان آنے کا اعلان کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ ود ان پارٹی چین لایا جائے. اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ جی, آپ نے مجھے اطلاع دے دی ہے نواز شریف صاحب کی, تو میں پتہ کر لیتا ہوں. مجھے اطلاع نہیں ہے. نواز شریف صاحب علاج کروا کر آئیں گے, اتحادی مشورہ ان کو دیں, ان کا اپنے اتحادی ہیں, لیکن وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, وہ بھی آج تنگ ہیں, وہ بھی حکومت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسپیکر پہ جانبداری کا الزام تو لگا رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا جو آپشن ہے وہ ڈراپ کیا؟ اس پہ بحث بھی ہوئی لیکن اس کو آپشن کو لے کے نہیں آئے آپ. مسئلہ حکومت سے نجات کا ہے, تو یہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف کیا گیا ہے, باقی تو سب اس کے مورے ہیں. بھائی صاحب اسی کے ساتھ جو ہے کیا آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے گا, دائر کروایا جائے گا جب بھی نون لیگ آتی ہے اسپیکر کے خلاف؟ اگر اسپیکر آئین کو توڑتا ہے, قانون اس نے توڑا ہے, ابھی بھی توڑا ہے, ریزولوشن جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں کیا گیا, صرف چند افراد کو کیا گیا. قانون کہتا ہے کہ فوری طور پر آپ نے سرکولیٹ کرنا تھا, 14 دن کے اندر اجلاس بلانا تھا. یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا. آئین کہتا ہے کہ جب اجلاس ریکویزیشن ہو 14 دن میں بلانا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں بلائیں گے تو آئین کو توڑیں گے. آئین جو توڑتا ہے, آئین کہتا ہے, اس پر آرٹیکل 6 لگتی ہے. کوئی اور ایسا غیر آئینی عمل کریں گے ان پر آرٹیکل 6 ہی لگے گی. آئین توڑنے والے کے لیے معافی نہیں ہے. یہ اس کا اطلاق 2018 کے الیکشن سے آنورڈ بھی ہوگا یا مطلب اسپیکر تک کی ہے؟ دیکھیں, جس شخص نے بھی آئین توڑا ہے ان کو اس کا سامنا آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا. ہم ہمیشہ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتے, لیکن کم از کم حقائق تو پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں کہ ہوا کیا ہے اس ملک کے اندر. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی احسن اقبال مریم اورنگ سے پریس کانفرنس کر رہے تھے.